हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया था, लीगल रूल फॉर द वैलिड एक्सेप्टेंस। एंड इसके आगे अभी मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, बिकॉज यू आप लोगों के एग्जाम्स हैं और सारांश में वैसे भी शॉर्ट में ही है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। अगर अदर आपको कुछ लगे तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, वट एवर यू नीडेड। लेट्स स्टार्ट। केस लॉ वाला देखते हैं, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले। तो इस केस लॉ में क्या होता है, इसलिए देखो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। एफ ऑफर करता है लेटर टू बाय द टू नेफ्यू हॉर्स, सेइंग, ठीक है, इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हाउस इज माइन। अगर मेरे को कुछ नहीं पता चला तो मैं समझूंगा कि हॉर्स मेरा है। एंड द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई बट ही टोल्ड ऑक्शनर नॉट टू सेल द पर्टिकुलर हॉर्स एज ही हैड सोल्ड इट टू इट्स हिज अंकल। बाय मिस्टेक द ऑक्शनर जो है वो सोल्ड कर देता है हॉर्स को, और एफ जो है वो स्यू कर देता है अपने नेफ्यू के अगेंस्ट कि तूने बेचा कैसे। तेरे को तो मैंने बोला था कि अगर तूने कुछ नहीं बताया तो मैं समझ लूंगा कि तुमने मुझे बेचा है। तो वही तो इसमें इस केस में क्या होता है, इस केस में डिसीजन क्या आता है कि जो एफ है वो सक्सीड नहीं कर सकता अपने नेफ्यू के अगेंस्ट, बिकॉज ही इज नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस उसको कम्युनिकेट नहीं हुई। ऐसा थोड़ी है कि तुमने अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अगर किसी को प्रपोजल दिया, तुमने कहा कि अगर तूने हाँ नहीं बोला तो अगर तूने कुछ नहीं बोला तो मैं समझ जाऊंगा तेरी हाँ है। ऐसा नहीं होता कि आपको एक्सेप्टेंस या ऑफर वट एवर, कम्युनिकेशन इज मस्ट, कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट भी कार्लिक वाला तो हमने पढ़ लिया था ऊपर ही। नेक्स्ट नेक्स्ट केस लो है नीला वर्सेस मेरिट करके। तो एम ऑफर करता है सेल हिज लैंड टू एन फॉर 280 पाउंड्स में, एंड एन रिप्लाई करता है प्रपोर्टिंग to accept the offer but enclose the check is $80.80 only. He promised to pay the balance to 200 by the monthly installment of 50-50 करके। वो कह रहा है कि मतलब ये कह रहा है कि उसने ऑफर किया 280 का था, जिसमें से वो कह रहा है कि इनिशियली मैं 80 दूंगा, उसके बाद जो 200 बचे उसका 50-50 मंथली इंस्टॉलमेंट दूंगा 50-50 करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट हेल्ड दैट द एंड कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट नॉट अनक्वालिफाइड वन, ठीक है। मतलब कि एन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है कि वो उसने बस ये कहा है कि पेमेंट थोड़ा लेट से मतलब इंस्टॉलमेंट में होगा, बट एक्सेप्टेंस तो हो गई। लेकिन एम कह रहा है कि नहीं, अनक्वालिफाइड नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो जजमेंट ये है कि अनक्वालिफाइड नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जजमेंट यही आया था। नेक्स्ट नेक्स्ट केस हमारे पास, what happened in this case, Borden versus Metropolitan Railway Company. Borden सप्लाई करता है सेंटर ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी मेट्रोपॉलिटन रेलवे टू फॉर हिज एक्सेप्टेंस। तो उसमें क्या होता है, मैनेजर क्या करता है, वो एक्सेप्टेंस अप्रूव कर देता है बट उसको ड्राफ्ट एग्रीमेंट को अपने ड्रॉर के टेबल ड्रॉर में ही रख देता है कंपनी को, कि बाद में उसको फॉर्मल कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन उसने कम्युनिकेट तो किया ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, आप यहाँ से पढ़ोगे, द मैनेजर रॉट द वर्ड ऑफ अप्रूव्ड द सेम एंड पुट इनटू द draft agreement into the drawer of the table, intend to send it to the company solicitor for the formal contract to be drawn upon by an oversight ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेन इन ड्रॉर हेल्ड। फिर इसमें इसमें डिसीजन क्या है, मतलब कि वही है कि उसने उसमें लिख दिया लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना। मैंने आपको पहले वाले केस में भी देखा, कम्युनिकेशन इज मस्ट। कम्युनिकेट नहीं हुआ मतलब वो ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ। ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, प्रपोजल ही नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट कहाँ से बनेगा। एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, कुछ ही वैलिड नहीं होगा। तो वही अब इसमें केस में आया क्या, डिसीजन क्या दिया कोर्ट ने, हेड दैट द देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एज द मैनेजर हैज नो कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू द सप्लायर ऑफ बर्डन। तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रूल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रूल क्या है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, फॉर वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए मस्ट ऑफर है मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। अभी हमने ऊपर सारे केसेस में भी पढ़ा, केस लॉ में भी पढ़ा कि कम्युनिकेशन इज मस्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। मतलब कि जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को, और जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरर को, ठीक है। तो वैलिड ये रूल है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, ठीक है। व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट कब होगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होगा, जब कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन हुम इज मेड, मतलब जिसने भी ऑफर बनाया। कम्युनिकेट ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा, कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन हुम इट इज मेड, ठीक है। जब जब जिसने बनाया उसको पता हो, एंड either the word spoken and written, it may be inferred from the contract from the con, from the conduct of the parties, ठीक है।
मतलब कि वो पार्टी कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन हुम इज़ मेड, जिसके लिए बनाया गया है उसके कम्युनिकेशन में आ जाना चाहिए, या फिर वर्ड जो है स्पोकन होना चाहिए, या रिटन भी हो सकता है, या फिर कोई पार्टी के कंडक्ट से भी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अब दोबारा से हमारे पास केस लॉज हैं। केस लॉ क्या है? लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी केस लॉ, एक केस लॉ है ये वाला। इसमें क्या होता है? प्लेंटी डिलीवर करता है सम क्लोज टू द dry clean for which he received a laundry receipt containing the condition that in case of loss customer would be entitled to claim 50% of the market price of the value of the article. Plaintiff lost her new sari. ठीक है, उस केस में डिसीजन क्या आता है? हेल द टर्म वाज अनरीजनेबल एंड द प्लेंटिफ वाज entitled to recover full value of sari from the dry cleaner, and the receipt carries special condition that they are treated to have been duly communicated to the customer, and there is a static acceptance to acceptance of these condition में implied by the customer acceptance of receipt। ठीक है, मतलब कि डिसीजन ये आता है इस केस में कि अनरीजनेबल है। जो प्लांटिफ ने बोला कि हम जो मार्केट वैल्यू का 15% ही देंगे, जस्ट जो ड्राई क्लीनर था उसने कंडीशन रखी थी ना स्लिप में कि 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू की ही हम देंगे, तुम्हारी साड़ी की वैल्यू कितनी भी हो हम 15% देंगे तुम्हारे मार्केट वैल्यू से। तो ये तो अनरीजनेबल कंडीशन हो गई ना कि भाई हमारी 1000 रुपये की साड़ी है, मान लो तुम कह रहे हो 15% देंगे, मतलब 150 रुपये में तुम हमें टरका दोगे, तो दिस इज़ नॉट रीजनेबल ना। तो इसमें क्या बोला गया था, तो फिर डिसीजन ये आया था कि वो अनरीजनेबल है, तुम्हें उस साड़ी की वैल्यू पूरी देनी पड़ेगी। तो इस केस में जो लेडी होती है जो ड्राई क्लीन अपनी साड़ी लेके जाती है वो जीतती है, विन करती है ये केस। व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कंप्लीट कब होता है? एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। कब वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है अगेंस्ट द प्रपोजर, कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है? व्हेन पुट इन कोर्स ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर, जब वो उसको बता दिया जाता है, ट्रांसमिट कर। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? जब व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब वो नॉलेज में आ जाती है प्रपोजर की कि हाँ कम्युनिकेट हो चुकी है। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, पोस्ट के केस में कब होता है? जब अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट माना जाता है? व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जब पोस्ट हो गया तो वो मान लिया जाता है कि कम्युनिकेट हो गया। ठीक है, और एक्सेप्टर के केस में जब लेटर रीच हो जाए वो प्रपोजर को, मतलब जिसने वो ऑफर किया था उसको वो लेटर मिल जाए, तब वो मानी जाती है कि कम्युनिकेट हो गया, कम्युनिकेशन खत्म हो गई। ठीक है, मतलब ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, किसी केस लॉ में आप लोग को घुमा सकता है कि कब कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। जब वो ट्रांसमिशन जब भेजा तो ट्रांसमिशन होगा, लेकिन जब एक्सेप्टेंस के केस में जब वो नॉलेज में आ गया प्रपोजर के, तब वो एक्सेप्टेंस वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। पोस्ट के केस में क्या होगा? जब वो प्रपोजर ने भेजा अगेंस्ट द प्रपोजर, तो जब एक्सेप्टेंस आ गई, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्ट आ गई, तब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। और जब एक्सेप्टर के केस में जब रीच हो गई वो लेटर प्रपोजर को, तब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। एक्सेप्टेंस ओवर द टेलीफोनिक एंड टेलेक्स एंड और फैक्स, इन सब के केस में कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा? ऑफर इज मेड टू द इंटरस्टेनियस, ऑफर इज मेड बाय इंटेंस्टेनियस, बोला नहीं जा रहा मेरे से, कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड व्हेन द, मतलब कि ऑफर के केस में जब भी वो कम्युनिकेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट हो गया, तो ऑफर वो कंप्लीट माना जाएगा। व्हेन द एक्सेप्टेंस रिसीव बाय द ऑफरर, ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिला तब वो कंप्लीट माना जाएगा। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तब माना जाएगा जब वो जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया उस केस का। When the revocation of offer and acceptance is complete, revocation मतलब वापस लेना, revocation of offer कब माना जाएगा, और and acceptance is complete कब माना जाएगा? as against the person who make it, जिसने बनाया तब कब माना जाएगा? when put into the course of transmission, जब ट्रांसमिशन में था वही, और एक्सेप्टेंस के केस में against the person whom is made, मतलब तो जब उसकी come to his knowledge, तब वो माना जाएगा कंप्लीट। ठीक है, व्हेन द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, रिवोक कब हो सकता है? प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है? मे बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, मतलब कि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला, पहुंचते पहुंचते भी अगर तुमने रिवोक कर लिया तो वो माना जाएगा कि रिवोक हो गया, लेकिन एक्सेप्टेंस आ गई उसके बाद रिवोक नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन,
और एक्सेप्टेंस जो है वो भी तुम रिवोक कर सकते हो। कब तक? मान लो कि आपने एक्सेप्टेंस दी, लेकिन वो जो सामने वाले जो ऑफर था उसको तो वो कम्युनिकेशन अभी तक रिसीव ही नहीं हुई। एक्सेप्टेंस आपने दी लेकिन वो उसको रिसीव नहीं हुई, तो कम्युनिकेशन जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होती तब तक वो आप उसको रिवोक कर सकते हो। मोड ऑफ रिवोकेशन क्या होता है? नोटिस ऑफ रिवोकेशन, लैप्स ऑफ स्पेसिफिक रीजनेबल टाइम, डेथ ऑफ इंसेनिटी ऑफ द पार्टी, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑफर, काउंटर ऑफर। इन सब केसेस में मोड ऑफ रिवोकेशन है। कैसे? नोटिस दे के कर सकते हो, या कोई रीजनेबल टाइम था वो लैप्स हो गया, डेथ ऑफ इंसेनिटी ऑफ द पार्टी हो गई, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन हो गया, काउंटर ऑफर। इन सब केसेस में आपका रेवोकेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 एंड 3। अभी तक हमारा ये यूनिट 1 हुआ है। ठीक है, अब हमारा यूनिट 2 एंड 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, रूल ऑफ लॉ एंड नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, कोई बात ही नहीं करनी आगे अगर कंसिडरेशन नहीं है तो। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, व्हेन एट अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब इसमें देखो क्या बोला है, द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज डन एनी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डूइंग एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिस टू डू एंड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब कुछ करने या ना करने के लिए कुछ जो दिया जाता है उसको एज सच द एक्ट ऑफ एब्सटेन्स और प्रॉमिस टू कॉल कंसिडरेशन एज अ प्रॉमिस फॉर द प्रॉमिस। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड कंसिडरेशन में क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है? मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सब किसी के लिए भी हमारा वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है। और प्रोमिसर के डिज़ायर पे होता है, प्रोमिसी एट और एनी अदर पर्सन के लिए हो सकता है। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए, ऐसे कुछ अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए कि तुम खरीद रहे हो, मान लो एयरक्राफ्ट और तुम पे कर रहे हो 10,000, दिस इज नॉट द एडिक्वेट कंसिडरेशन ना। बी नॉट बी अनलॉफुल, immoral and opposed to the public policy। तुम्हारा अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए तुम्हारा, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन है, ये सारी चीज़ें होना बहुत। अदर देन द प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, अब एग्जिस्टिंग जो ऑब्लिगेशन है वो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो ऑलरेडी है वो नहीं। अदर देन प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, रियल नॉट इल्यूजनरी, इल्यूजनरी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, इल्यूजनरी कंसिडरेशन नहीं चलेगा। वो पता होगा ना, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, तो वो इसके लिए ही है, लैटिन वर्ड्स जो है। रेलिवेंट केस लॉ क्या है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बल बैल्डोनो, व्हाट इज दिस? इट्स बालदेव, आई थिंक बलदेव, बलदेव, ओके। डी डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे, आप लोग हंसे होगे कि क्या पढ़ रही है ये ठीक है। डी प्रॉमिस टू पे to P plaintiff to certain commission on the article which would be sold through their agency in the market. Market was constructed by the P at the desire of C, जो कलेक्टर है उसके डिज़ायर पे, एंड नॉट अ डिज़ायर ऑफ डी, जो प्रोमिसर है उसके डिज़ायर पे नहीं हुआ। मतलब कि इस केस में क्या होता है कि मतलब कि जो कमीशन है, कमीशन जो पे कर रहे हैं, जो दुर्गा प्रसाद जो बालदेव को दे रहे हैं, वो उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। मतलब कि उन्होंने तो कलेक्टर के कहने पे वो जो मार्केट बनाया हुआ था, जो मार्केट प्रिपेयर किया था, वो कलेक्टर के कहने पे किया था, है ना? ना कि जो दुर्गा प्रसाद या जो भी शॉपकीपर्स हैं, जो उस एरिया में मार्केट डेवलप हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्टर ने डेवलप किया था, वो ना कि उनके कहने पे किया था। तो उनके बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, वो ही नहीं हुआ। ऑफ़र एक्सेप्टेंस तो कंसिडरेशन की बात ही नहीं आती है। कलेक्टर को अगर अगर कंसिडरेशन लेना ही है उसे, तो वो कलेक्टर के थ्रू ले सकता है अगर लेना है तो। उसके अब इसमें डिसीजन क्या है? जो डी है, डी कौन है? डिफेंडेंट जो है, नॉट बाउंड टू पे कमीशन टू एनी विदाउट कंसिडरेशन, हेंस इट इज़ वॉइड। मतलब कि उसको जो दुर्गा प्रसाद है या जो भी शॉपकीपर्स हैं, उनको कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ क्योंकि उन्होंने कुछ ऑफ़र ही नहीं किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था उनके बीच। ठीक है? तो अदर देन द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कुछ भी कंसिडरेशन क्यों देंगी? ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हमारे पास चनाया वर्सेस रमाया का केस लॉ है। द ओल्ड लेडी मेड गिफ्ट टू हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद द डायरेक्शन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी इन टू द मैटरनल
maternal uncle by way of annuity on the same day, and the daughter executed the writing in favor of maternal uncle and the agreeing to pay him annuity, and the daughter did not however pay the annuity. uh, एन्युटी वो पे नहीं करती, अंकल स्यूड टू रिकवर इट। मतलब क्या होता है कि जो लेडी होती है वो गिफ्ट करती है अपनी डॉटर को कि को अपना पूरा प्रॉपर्टी, और कहते हैं कि अंकल को तुम थोड़ा थोड़ा एन्युटी पे करती रहोगी, लेकिन जो डॉटर है वो बाद में नहीं पे करती है, तो जो अंकल हैं वो उस रिकवर करने के लिए उसको स्यू कर देते हैं। तो इसमें डिसीजन क्या था, हेल्ड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर, इट हेल्ड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट फंड। मतलब कि क्या है कि इसमें बोला गया कि जो जो डॉटर थी उसने कहा कि भाई ये कौन है, ये तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो, मेरी तो ओल्ड लेडी जो मदर है और जो डॉटर है हम दोनों का हुआ है ना, तो ये क्यों बीच में केस फाइल कर रही है, ये तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बट लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, हाँ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही केस कर सकते हैं, बट एक एक्सेप्शन, अगर बेनिफिशियरी है कोई, जो कि इस केस में वो अंकल थी, मतलब मेटरनल अंकल जो थे वो थे, तो उस केस में हो सकता है कि वो जो बेनिफिशियरी है वो भी केस कर सकता है, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है ना भाई, क्योंकि बेनिफिशियल तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वही था, तो वो केस कर सकता है इस केस में, तो पार्टी दूरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको तो फिर उस इस केस में माना जाएगा अंकल को, फिर वो जो मनी है वो रिकवर कर सकती है वो डॉटर से, जो ओल्ड लेडी की डॉक्टर थी उनसे रिकवर कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्यूड बाय द थर्ड पार्टी और इन एग्रीमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल रूल क्या है, द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्यू, जो भी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इस केस में था, स्ट्रेंजर थी ना वो, थे ना वो अंकल, मैटरनल अंकल, वो तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं थे। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि कुछ रूल्स हैं कि किस किस केसेस में अब हम एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। सूट कैन बी फाइल बाय द थर्ड पार्टी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, कब 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 कौन थर्ड पार्टी भी स्यू कर सकता है, कब, अगर वो कोई ट्रस्ट है, फैमिली सेंटिमेंट सेटलमेंट है, असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय स्टॉपल, ये वाला भी हम आगे पढ़ेंगे, लाइबिलिटी बाय स्टॉपल, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी एंड कन्वीनियंट रनिंग बाय द लैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंट है। तो ये एक्सेप्शंस हैं कि इन केसेस में थर्ड पार्टी भी कर सकती है स्यू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, कंडीशन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज इन्फोर्सेबल। कंडीशन क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन भी इन्फोर्सेबल होंगे, कब कब, तुम्हारा कंसिडरेशन भी नहीं है तब भी वो इन्फोर्सेबल होगा, कब, कौन कौन सी कंडीशन में, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में इसका एक केस लॉ भी आएगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में हमारा वो माना जाता है, विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, कोई टाइम बार डेट हो गया तो भी कंसिडरेशन नहीं है तो भी वैलिड होगा। प्रॉमिस टू कंपनसेट होगा, अगर किसी ने कंपनसेट करने का प्रॉमिस किया है तो वो होगा। बेलमेंट, चैरिटी, एजेंसी, ये तो हमें पता ही है, कंप्लीटेड गिफ्ट है, तो इन सब की ये सारी कंडीशन आपको याद रखने होंगे। मेन मेन इसमें मेन वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन और टाइम बार डेट वाला है, ठीक है, कि जब इसमें कंसिडरेशन ना भी हो तब भी वो इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है रेलिवेंट केस लॉ। केस लॉ क्या है, इन द केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, इट वाज हेल्ड दैट द promisee undertake the liability of the promisor or the person contribute to charity and the contract shall be valid। इस केस में क्या होता है कि केदारनाथ जो है, मतलब केदारनाथ जो होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हावड़ा का वो होता है, वो फिर एक ट्रस्ट बनाता है एंड जिसके थ्रू पैसे लिए जाते हैं जनरल पब्लिक से। गौरी मोहम्मद जो होता है वो एक सब्सक्राइबर होता है, वो कहता है कि इसमें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, चैरिटी चैरिटी पर्पस है, तो कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, तो मैं तो विड्रॉ कर सकता हूँ, बट नहीं कर सकता वो विड्रॉ, बिकॉज उसको कंसिडरेशन भी दिया था और कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, मतलब कि गुड फेथ में किया गया था वो। सो ही इज़ लाइबल, तो उसको वो विड्रॉ नहीं कर सकता था फंड, मतलब कि उसमें से। तो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस लॉ है ये, मतलब कि इसमें वैलिड कंसिडरेशन था, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉपर्ली वैलिड है, वो विड्रॉ नहीं कर सकता था, जो गौरी मोहम्मद था वो विड्रॉ नहीं कर सकता था। टाउन हॉल कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट को उसने पैसे दिए थे वो विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो कंसिडरेशन ही नहीं था, क्योंकि वो तो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए उसको कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड।
कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, पर्सन एलिजिबल फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कोई कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, लॉ रिलेटेड टू माइनर एग्रीमेंट, पोजीशन इन माइनर एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो, अगर आप माइनर के साथ कुछ भी करते हो वो वॉइड अब इनिशियो होता है। माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, माइनर जो है वो बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में। एंड नो स्टॉपल टू प्लेड ऑन माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है, नो स्टॉपल ऑफ प्लेड ऑफ ऑन माइनॉरिटी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉपल क्या होता है, लॉ ऑफ स्टॉपल क्या होता है कि मान लो माइनर है, उसने कहा कि उसने कहा कि नहीं नहीं मेरे तो डॉक्यूमेंट में मैं मेजर हो चुका हूँ, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और सामने वाले ने वो काम मान भी लिया, तो एस्टॉपल लग जाए कि हाँ उसने जो बोला उस पर बिलीव करके किसी सामने वाले ने वो कोई एक्ट कर दिया, तो एस्टॉपल होता है। लेकिन इस माइनर के केस में मेजॉरिटी, आई एम सेइंग मेजॉरिटी केसेस में जो है एस्टॉपल नहीं लगता है, और मतलब कि कुछ बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% केसेस में एस्टॉपल नहीं लगता, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एस्टॉपल नहीं लगता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। नो रेक्टिफिकेशन ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, लेकिन जो माइनॉरिटी में उसने कुछ काम किया वो मेजॉरिटी में वो रेक्टिफिकेशन नहीं होता कि मान लो चलो उसने कुछ एक्ट किया, आप वेट कर रहे हो कि ये माइनर में ये इसको मेजर होने दो, फिर इससे सारी वसूली करेंगे, नहीं नहीं कर सकते आप। मेजॉरिटी अगर उसने अचीव की उसके बाद कोई रेक्टिफिकेशन उसके माइनॉरिटी के एक्ट के लिए नहीं होगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसरी क्लेम टू बी रिम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, अगर आपने कुछ सप्लाई कराया उसकी नेसेसिटीज़ के लिए तो आप उसके रिम्बर्समेंट कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज से, ठीक है। इन केस ऑफ फ्रॉड्यूलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, माइनर कैन बी प्लेड फॉर हिज माइनॉरिटी बट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द बेनिफिट, अगर कोई फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज करके माइनर ने प्लेड कर दिया हिज माइनॉरिटी बट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द बेनिफिट, तो उसको वो बेनिफिट जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन अंडर द एक्सेप्शन आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन आर एक्सेप्शंस हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है अब केस है, ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहरी बेबे वर्सेस धर्मदास घोष एंड सैनदास एंड रामचंद, ठीक है। मोरी बेबी वाले केस में क्या होता है, एक माइनर होता है, बोरो करता है 20,000 फ्रॉम बी से एज अ सिक्योरिटी एंड द सेम एग्जीक्यूटेड द मॉर्गेज इज इन हिज फेवर and he become major in few months later and file a suit for declaration that mortgage executed by him during the during minority are void and it should be cancelled। तो इस केस में क्या होता है, मतलब ये क्या करता है 20,000 बोरो कर लेता है मिस बी से, और जब वो मेजर माइनर होता है और फिर चालाकी से क्या करता है कि फिर बाद में ये जाके बोलता है कि मैं तो माइनर था उस टाइम से इन्होंने मॉर्गेज एग्जीक्यूट करा लिया, मैं तो अब ये तो वॉइड हो गया। तो उस केस में डिसीजन क्या आता है, इट शुड बी हेल्ड दैट द मॉर्गेज वाज माइनर वाज वॉइड, बी बी जो है वो कोई भी उससे रीपेमेंट रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि वो माइनर था, माइनर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो वैलिड नहीं होता है। इस केस में क्या होता है, सेंडर्स वर्सेस रामचंद जॉइंट ऑनर ओनर होते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, एक माइनर होता है एक मेजर होता है, तो माइनर के अगेंस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, वही लिखा है इसमें कि वेर द देयर वर was the joint purchase by two purchasers, one of them was minor, तो इस केस में क्या होगा, it held that there a vendor could be enforce the contract against the major purchaser, जो भी वेंडर है वो वो करेगा, केस करेगा या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अगेंस्ट सिर्फ मेजर के अगेंस्ट हो सकता है, नॉट अगेंस्ट द माइनर, ठीक है। अब इसका जितना भी पार्ट रह गया मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।